नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ। आज लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। राफेल विमानों की लैंडिंग के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स के आसपास, इस एयरबेस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अंबाला में राफेल विमानों के पहुंचने का समय तकरीबन 2 बजे का है, दोपहर 2 बजे का। लेकिन मौसम में बदलाव होने पर एयरफोर्स ने एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा है। सूत्रों के मुताबिक अगर मौसम खराब रहा तो राफेल विमान अंबाला एयरबेस की जगह जोधपुर एयरबेस पर लैंड करेंगे। इसके लिए जोधपुर एयरबेस को बैकअप बेस के तौर पर तैयार कर लिया गया है। तो आज भारत पहुंचने वाले हैं राफेल लड़ाकू विमान। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, रवानगी के बाद से अबू धाबी यूएई के एयरबेस पर ये रुके हैं और वहां से उड़ान भरने के बाद अब ये भारत पहुंचने वाले हैं। हालांकि मौसम में खराबी को लेकर 2 प्लान तैयार किए गए हैं और अगर अंबाला एयरबेस में मौसम के चलते कोई दिक्कत होती है तो जोधपुर एयरबेस को भी तैयार रखा गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो वायुसेना प्रमुख हैं भदौरिया, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, वो विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। राफेल विमानों की लैंडिंग के लिए बाकायदा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एयरफोर्स के आसपास एयरफोर्स के एयरबेस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। ये हम आपको बता रहे हैं राफेल की जो खासियत है, खूबियां हैं, वो बता रहे हैं कि क्या उसकी क्षमताएं हैं। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद विश्व स्तर की 5 जो वायुसेना है, टॉप 5 एयरफोर्सेस दुनिया की, उसमें भारत शुमार हो जाएगा। और यही वजह है कि राफेल को लेकर इतनी उम्मीदें न सिर्फ एयरफोर्स को है बल्कि पूरे देश को है। ये क्षमताएं आप देख रहे हैं, रडार किस तरीके की है, रफ्तार किस तरीके की है, और यही वजह है कि उम्मीदें हैं राफेल से। और अब बात कोरोना की करेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव आए थे और उसके बाद भोपाल के चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने के बाद भी सिलावट लगातार सांवेर इलाके में सक्रिय थे। ये माना जा रहा है, जो जानकारी मिली है, तकरीबन 3,500 लोगों से उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिलती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोई लक्षण नहीं होने पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था। हालांकि इतना विवेक मंत्रियों से खुद होना चाहिए, उसमें मुख्यमंत्री के निर्देश की जरूरत नहीं होती है। टेस्ट उन्होंने करवाया और उसमें उनकी पत्नी और उनकी खुद की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने साथियों से भी ये कहा है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। तकरीबन 3,500 लोगों से उनका जनसंपर्क रहा है। सभाओं को वो संबोधित कर रहे थे। आशंका ये जताई जा रही है कि वो कई हजार लोगों के संपर्क में आए। वही हम आंकड़ा, आपको एक मोटा आंकड़ा बता रहे हैं, तकरीबन 3,500 लोग। तो सीएम से मुलाकात के बाद लगातार चुनाव प्रचार भी वो करते रहे। तो अब नेताओं की लंबी लिस्ट हो चली है जो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, कोरोना संक्रमित आए हैं, और उसी में नाम जुड़ गया है तुलसी सिलावट, उनकी पत्नी, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
सीएम से मुलाकात के बाद भी वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। सांवेर सीट से चेहरा हैं और यही वजह है कि अब जब वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं तो जो उनके सीधे संपर्क में आए हैं, प्राइमरी कांटेक्ट जिसे कहा जाता है कोरोना की डिक्शनरी के हिसाब से प्राइमरी कांटेक्ट, उन सभी से उन्होंने कहा है कि वो भी टेस्ट करवाएं। खबर भोपाल से, बीजेपी के संगठन महामंत्री भी कोविड-19 पॉजिटिव। सीएम शिवराज के बाद सुहास भगत उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और हालांकि पहली रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज के साथ लखनऊ गए थे सुहास भगत। इसके अलावा सुहास भगत के अलावा जो संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और अब मध्य प्रदेश में कोरोना के अपडेट की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 29,000 के पार कोरोना संक्रमण के मामले जा चुके हैं और राजधानी में एक तरह से बड़ा कोरोना ब्लास्ट आप इसे कह सकते हैं। अब तक का ये बड़ा कोरोना ब्लास्ट है। भोपाल में 246 मामले सामने आए हैं। बड़वानी में 102 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में 80 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पनिहार सीआरपीएफ कैंप के 30 जवान हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इंदौर में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी गिरावट है, ये अकेली ऐसी गिरावट है जिससे खुशी मिलती है। आमतौर पे गिरावट शब्द जो है वो नकारात्मकता की तरफ प्रतीत होता है, लेकिन इंदौर में जब आंकड़े गिरते हैं तो खुशी की बात होती है। लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच इंदौर में सिर्फ 74 नए मामले। खबर भोपाल से, प्राइवेट क्वारंटाइन की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने 16 होटल चिन्हित कर दिए हैं। ये निजी होटल हैं, इन्हें चिन्हित कर दिया गया है। एक दिन का किराया 800 से लेकर 3,000 तक तय कर दिया गया है। 16 होटल में 1,000 बेड की व्यवस्था रहेगी। होटल प्रबंधन प्रशासन के नियमों के तहत ये सारी व्यवस्थाएं रखेगा और तमाम तरह की चीजें, इसमें खाने की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी ये फिक्स कर दिया गया है। 16 होटल ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ का अपडेट आपको दे दें। मंगलवार को 306 नए मरीज, मंगलवार का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 306 नए मरीज। देर शाम ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। 306 मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,801। संक्रमण के कुल मामले अगर छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए 8,286। इनमें से 5,439 जिन्होंने कोरोना को मात दी, स्वस्थ हुए, लेकिन 46 लोग ऐसे जिनकी जान चली गई। और रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन और बकरीद में भी कोई छूट नहीं मिली है। हालांकि 2 दिनों तक किराना दुकान खोलने की अनुमति जरूर दी गई है, आज और कल, और वो केवल 4 घंटे के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा। राखी और जो त्योहार है, बकरीद है, उससे जुड़े जो सामान है वही सामान बेचने के लिए कहा गया है। और लॉकडाउन में ढील मिलते ही लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 1 सप्ताह बाद ये ढील मिली है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की ढील दी गई है। आज और कल के लिए ढील दी गई है। जैसे ही ढील दी गई, लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं। जैसे ही ढील का सिलसिला शुरू हुआ, 2 दिन के लिए ढील मिली है। 6 से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली हैं और उसके बाद लोगों ने कैसे उस ढील का मखौल उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की। लगातार ये अपील की जा रही है, अनुशासनहीनता न बरतें। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते हुए मामले हैं, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज हमारे साथ
भोपाल से जुड़े हुए हैं, देवव्रत हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। किस तरीके का अपडेट है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे लेकर हम बात कर लेते हैं। मनोज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी में जो ये नया आंकड़ा आया है भोपाल का, ये एक तरह से अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट माना जाएगा। मनोज। जी बिल्कुल, मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ललित, उसके बाद ये आंकड़े बहुत कम आ रहे थे। एक से ये गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये गिनती 200 के पार हो चुकी है, 246। जबकि अनलॉक किया गया था, उसके बाद अब फिर से लॉकडाउन 10 दिन का लगा है। तो ये आंकड़ा काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया था ललित की जो बस्तियाँ हैं, जो घनी आबादी वाली जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर ये कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैला था। चाहे वो जहांगीराबाद का हॉट स्पॉट हो या फिर जाटखेड़ी का, यहीं पर सबसे ज़्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे थे। इसके बाद भोपाल के पुराने शहर के इब्राहिमगंज में करीब 60 मरीज वहाँ से निकलकर सामने आए थे। लेकिन ये आंकड़े कम होते जा रहे थे, उतार चढ़ाव जरूर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, तो सरकार को ये पता था कि राजधानी में अब स्थिति इंदौर से भी खराब होने वाली है। यही कारण है कि जब इस बात की समीक्षा मंत्रालय में की गई तो ये बात सामने निकल के आई कि लॉकडाउन 10 दिन का लगाना जरूरी है। यही कारण है कि लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन अभी ये स्पीड जो संक्रमण की है वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि कल तक 199 मामले थे, अब 246 मामले, यानी ये आंकड़ा 50 के ऊपर बढ़ चुका है कल के मुकाबले। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच कई ऐसी शिकायतें भी आ रही क्वारंटाइन सेंटर से, जो ये बताती है कि प्रशासन के दावों में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अभी भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जो बेड है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जो सैंपलिंग है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये आंकड़े अब जरूर डरा रहे हैं। जी जी, होटल व्यवस्था पर थोड़ी बातचीत अगर वक्त मिलता है तो। देवव्रत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, बढ़ते हुए आंकड़े और उसी अनुपात में लोगों की बढ़ती हुई लापरवाही, ढील दी गई, लापरवाही की तस्वीर सामने आई। देवव्रत। जी बिल्कुल, जिस तरह की रियायत मिली है उसके बाद से इन नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ती हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। आप देखिए कि अभी इस वक्त रायपुर में लॉकडाउन की स्थिति है और यहाँ पर किसी भी तरह से आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति तो फिलहाल नजर नहीं आएगी। जो रियायत मिली है ये 2 दिनों के लिए मिली है। 29 और 30 जुलाई के लिए केवल 4 घंटे तक ही लोग राशन और किराने का सामान खरीद सकते हैं। और बाजार की ये स्थिति तो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर पैर रखने तक के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, भीड़ एक साथ दिखाई देती है, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई देते हैं, तब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं। तो फिर कुल मिलाकर जिस तरह से आंकड़े छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो खौफ है कोरोना का वो बहुत ज्यादा लोगों में नहीं रह गया है। और शायद यही वजह है कि एक साथ मार्केट में जो इतनी भीड़ उमड़ी है लोगों की, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ साथ ये भी बात है कि आने वाले समय में त्योहार है, ईद का त्योहार है, इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार है, और शासन द्वारा पहले ये कह दिया गया है कि केवल 2 ही दिनों की रियायत मिलेगी और उसके बाद कोई समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लोगों के लिए ये मजबूरी भी है कि घरों से सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना, और इसलिए शायद इतनी भीड़ जो है वो मार्केट में एक साथ। ये तस्वीरें जो देवव्रत दिखा रहे हैं, देवव्रत मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त की कमी है। देवव्रत जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें कहीं आपको देखकर ये लगता है आम दिनों से ज्यादा भीड़ लोगों ने कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और छतरपुर से खबर मिल रही है इस वक्त, एक कोरोना संक्रमित मरीज ने खुदकुशी कर ली है। कोविड सेंटर में इसने जान दे दी। 3 दिन पहले इसे कोविड सेंटर में भर्ती करवाया गया था। महोबा रोड स्थित कोविड सेंटर में ये भर्ती हुआ था। 35 साल का ये मरीज है और देर रात इसने खुदकुशी कर ली। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। शासकीय उत्कर्ष सीनियर छात्रावास की यह घटना है जो कोविड सेंटर बनाया गया है। खबर जशपुर से, लाचार सिस्टम की तस्वीरें फिर सामने आई हैं। महिला को खाट में ढोकर ले जाया जा रहा है। महिला मरीज है ये, इसे खाट में ढोकर अस्पताल ले जाया गया। कई किलोमीटर चलने के बाद इसी तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बदहाली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, विकास के विरोधाभास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
मशाल के सहारे, चूंकि देर रात सफर करना है, मशाल के सहारे मुख्य मार्ग तक इसे लाया गया। कई किलोमीटर चलने के बाद रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर का लंबा सफर ये तय किया गया। सड़क और पुल की मांग सालों पुरानी है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। सड़क और पुल नहीं है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, और यही वजह है कि इसी व्यवस्था, बगीचा विकासखंड के जबला का ये पूरा मामला है, यही व्यवस्था है मरीजों को लाने की। होत का है ऊपर करा ना। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। घाट पर ढोकर इसी तरीके से मुख्य मार्ग तक लाया जाता है। तकरीबन 4 किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करते हैं। एक और खास बात की, इसी इलाके में हाथियों का दल भी घूम रहा है। हाथियों का दल घूमना, एक इस तरीके के जंगल को पार करना जहां जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है, कितनी जान आफत में ये डाल रहे हैं एक जान को बचाने के लिए, और उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। कोई अपने परिजन को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ता है, किसी भी तरह वो उसे अस्पताल तक पहुंचाना चाहता है। अस्पताल पहुंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, और ये 1 दिन की 2 दिन की बात नहीं है। अक्सर इसी तरीके से मरीजों को रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में भी लाना है तो इसी तरीके से लाया जाता है। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किसी जिम्मेदार से कोई जवाब मिल पाया? हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दीपक, ललित, इस मामले में हमने अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और पुल और सड़क की मांग जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार जो है खबर दिखने के और सरकार और प्रशासन खबर दिखने के बाद ही क्यों जागते हैं, इससे पहले इनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता। जब इस गांव के ग्रामीण अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, तब वो क्यों नहीं जागते। अब जब खबर मीडिया में दिखाई जाती है तभी ये जवाब क्यों आता है कि इस ओर काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, काम होगा, सड़क का काम होगा। ये बताएं दीपक कि ये जो जबला का मामला है, अगर ये पुल और सड़क की मांग पूरी होती है तो क्या सिर्फ जबला को या आसपास के कई और गांव हैं जिनको राहत मिलेगी इस सड़क और पुल के बनने से? कितनी आबादी होगी जो इस तरह से परेशान है? रजित, मैं आपको बताऊं कि तांबा कछार ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है जबला, और इस गांव की आबादी 200 से ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो है चुनाव के वक्त कई बार वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, उनसे भी ग्रामीणों ने मांग की थी, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पाई। अगर ये सड़क बन जाती है तो यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों को इसका फायदा होगा, और सिर्फ जबला गाँव ही है इस मार्ग पर जो वहां पर पहुंचविहीन है। और सबसे खास बात है कि ये पूरा इलाका हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीण आए दिन हाथियों के आतंक से परेशान रहते हैं, लोगों की मौतें भी होती है हाथियों के हमले में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विकास कोसों दूर है, ना ही इस गांव में आज तक बिजली पहुंच पाई है, ना सड़क पहुंच पाई है, ना ही पेयजल की सुविधा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये जो जशपुर गाँव है, जशपुर का जो जबला गाँव है, ये विकास यहाँ पर किस तरह हुआ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, आदिम युग ये सालों पहले ही जी रहे हैं। तो हाथियों का आतंक भी इस इलाके में रहता है। जबला गांव तकरीबन 200 की आबादी अकेले इस गांव की है। कई बार जनप्रतिनिधि यहां पहुंचते हैं, चुनाव के दौरान पहुंचते हैं। हर बार की तरह वादा इस बार भी किया गया होगा कि पुल की मांग पूरी हो जाएगी, एक सड़क की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। और फिर इसी तरीके से मरीजों को ढोकर लाया जाता है। कायदे से तो यहां तक एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए। इससे पहले की सरकार अंत्योदय की बात करती थी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात करती थी। नई सरकार और नए सब्ज बाग दिखाकर आई, तमाम तरह के वादे किए गए। बावजूद इसके सरकारों के चेहरे बदल रहे हैं। अगर नहीं बदल कुछ पा रहा है तो वो है इन ग्रामीणों की स्थिति, इनकी दुर्दशा। जल्दी अस्पताल ने हो अखन झाड़ फूका वाला चक्कर और टीएस सिंहदेव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जशपुर का ये मामला है, जशपुर के जबला गांव का ये मामला है, और वहां सड़क
और पुल की मांग कई अरसे से की जा रही है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ये मरीज को ढोकर लेकर आते हैं, खाट पर बिठाकर। जी जी, ऐसे अभी भी छत्तीसगढ़ में कई इलाके हैं। जी बस्तर के इलाके हैं, जंगल क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ में, पूरब छत्तीसगढ़ में, पश्चिम छत्तीसगढ़ में, जहां अभी भी घने जंगल हैं। जी कुछ ऐसे इलाके अभी भी हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जो सड़क से या पुल से नहीं जुड़ सके। ऐसी स्थिति में इन गांवों में दिक्कत होती है बरसात के समय लोगों को, जी और प्रयास यही रहता है कि इनको जोड़ा जा सके। जल्दी से जल्दी एक एक करके ऐसे गांवों को लिया भी जा रहा है, तो पहुंच विहीन गांव कम से कम रह जाएं, यही प्रयास है। जी जी, पहुंच विहीन गांव कम से कम रह जाए। सिंह साहब, एक और खास बात कि चूंकि उम्मीदों का एक प्रचंड जनादेश आपके साथ है, यही वजह से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही तय करने की अब नौबत आ गई है, स्थिति आ गई है? निश्चित रूप से जवाबदेही, चाहे वो स्थानीय हो चाहे शासन के प्रतिनिधि हो, जी, ये हम लोग की जवाबदारी है। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती, और ऐसे इलाकों को जितने जल्दी हम जोड़ सकें, यही हम लोग का कार्य है। जी जी, क्या जबला गांव या जशपुर का जो मामला हम दिखा रहे हैं, इसे लेकर भी कोई इनिशिएटिव जल्द से जल्द दिया जाएगा? जी, निश्चित रूप से। अब जो ये बात आई है, बारिश का समय है, फिलहाल तो नहीं रोड बन पाएगा, लेकिन जैसे ही ये क्रिया समाप्त होती है, काम हो सकता है, प्राथमिकता पे उसको जरूर लेंगे। जी, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो तथ्यों पर बात करते हैं। क्या कोई हमारे पास ऐसा आंकड़ा है सरकार के पास पहुंच विहीन गांव की स्थिति को लेकर? और एक दूसरा की स्थिति महतारी एक्सप्रेस को लेकर भी ठीक नहीं चल रही है। सरकार और महतारी एक्सप्रेस इनमें आमने सामने जैसी नौबत आ गई है। महतारी एक्सप्रेस के जो संचालक हैं, ये सरकार पे जरूर दबाव बना रहे हैं। इसमें 3 बातें हैं जी। एक, उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भी बार बार ये बाधा आई कि शर्तों को बदलिए, शर्तों को बदलिए। हमने प्रयास यही किया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकें, जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए लोडेड नहीं होना चाहिए कि उनके पक्ष के शर्त बन गए हैं तो काम किसी को मिल जाए। जी जी। इसी में 2 बार उसमें डिले हुआ जी। और इनके साथ जो वर्तमान कंपनी है, अग्रीमेंट था कि कुछ समय और आप चला सकते हैं क्या जी। तो उस रेट को लेके चर्चा हुई। रेट भी अभी नेगोशिएशन उसी पे चल रहा था जी जी। कि हम कितना रेट बढ़ा के जायज रेट दे सकते हैं। पब्लिक मनी है, उसका हमको इस्तेमाल करना है, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है जी। तीसरा उनका ये कहना था कि कुछ महीनों का हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला है। विभाग से मैंने बात की तो विभाग का ये कहना था कि मान लीजिए कि 3 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 महीने का है, जी जी। तो किसी महीने में 1 करोड़ 20 लाख, किसी महीने में 1 करोड़ 50 लाख, किसी महीने में 1 करोड़ 80 लाख का भुगतान हुआ है। और कारण ये है कि उनकी गाड़ियां नहीं चली हैं। जी, लेकिन ये लग रहा है कि अब एक सिचुएशन, फैसले की सिचुएशन पर स्थिति आ सकती है। मैं मंत्री जी आपको रोकना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी उम्मीद है कि जशपुर को लेकर जैसी बात उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं इनिशिएट लिया जाएगा। उम्मीद यही है कि वो बदकिस्मती इन सभी की खत्म हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।